नमस्कार। जन गण मन की बात के बाद दर्शकों के जो कमेंट्स आते हैं उसमें कुछ भक्तों के कमेंट्स भी थे, ट्रोलियों के। उनका कहना है कि आप वैसे तो हिंसा दिखा देते हैं कि मॉब लिंचिंग हो गई, जो केरल में आरएसएस के वर्कर्स के साथ हादसे हुए हैं या उनकी हत्याएं हुई हैं, उन पर आप क्यों चुप रहते हैं? हम चुप नहीं रहते। हम किसी भी किस्म की हत्या के, हिंसा के विरोध में हैं, हम उसके विरुद्ध हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स के मंत्री अरुण जेटली केरल गए थे। एक आरएसएस के वर्कर राजेश एडावकोडे के घर गए थे, जिसकी कथित रूप से सीपीएम वालों ने हत्या कर दी थी। तो जेटली साहब का कहना था, द काइंड ऑफ वुंड्स इन्फिक्टेड ऑन राजेश वुड हैव एम्बैरेस्ड इवन टेररिस्ट्स। जिस तरह के जख्म राजेश के जिस्म पर थे, उससे देखकर आतंकवादियों को भी शर्म आ जाती। Let's assume, जेटली साहब आगे कहते हैं, let's assume if the kind of political violence in Kerala had taken place in BJP or NDA ruled state, what would have happened? Blame game शुरू हो गई यहाँ पर। चलिए मानकर चलते हैं कि अगर इस तरह की हिंसा बीजेपी या एनडीए के किसी राज्य में हुई होती तो क्या हुआ होता? अवार्ड्स वुड हैव बीन रिटर्न्ड, लोग अपने पुरस्कार या सम्मान वापस करते, पार्लियामेंट वुड नॉट हैव बीन अलाउड टू फंक्शन, संसद को ना चलने दिया जाता, एंड कैंपेन्स वुड हैव बीन कैरिड आउट विद इन एंड आउटसाइड कंट्री, और प्रचार शुरू हो जाता देश में और विदेश में। एवरी टाइम द एलडीएफ कम्स टू पावर, द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इंक्रीज। जब भी एलडीएफ सत्ता में आई है, हिंसा की घटनाएं बढ़ती हैं। द पॉलिटिकल अपोनेंट्स आर किल्ड इन द मोस्ट ब्रूटल एंड बार्बेरिक मैनर। जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, उनको बहुत ही वहशियाना तरीके से मारा जाता है। दूसरी तरफ इसके जवाब में जो सीपीएम वाले हैं, सीपीआईएम वाले हैं, उन्होंने एक धरना रखा कि अरुण जेटली जो हैं वो सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं हैं, देश के बड़े मंत्री भी हैं और देश के नेता हैं। तो कायदे से उनको, अगर वो आरएसएस वर्कर के कार्यकर्ता के घर गए हैं, तो उन 21 सीपीएम के वर्कर्स के घर भी जाना चाहिए जिनकी हत्या कथित रूप से आरएसएस वालों ने की है। मैं आपको थोड़ी सा इतिहास बता दूं केरल में हिंसा का। सन 1983 सितंबर से लेकर और 2009 तक 91 हत्याएं हुई हैं जो राजनीतिक रही हैं। 31 हत्याएं आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हुई हैं जिनका आरोप सीपीएम पर मढ़ा गया, और 33 हत्याएं सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हुई हैं जिनका आरोप आरएसएस बीजेपी पर मढ़ा गया। 14 हत्याएं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हुई हैं और जिसमें सीपीएम वाले उन पर दोष गया। पिछले 17 साल में 85 सीपीएम के कार्यकर्ता, 65 आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस और आईयूएमएल के 11 कार्यकर्ता हैव बीन किल्ड, वो मारे गए हैं। ये सिर्फ राजनीतिक हत्याओं की मैं बात कर रहा हूँ। अब संघ परिवार का कहना है कि वो तो इनोसेंट हैं, भोले भाले हैं। सीपीएम का भी कहना है कि हमने कुछ नहीं किया। हकीकत ये है कि दोनों एक दूसरे को मारते काटते रहे हैं। और ऐसा क्यों है? पर आम जो मलयाली है वो क्या सोचता है, ये मैं आपको एक चिट्ठी के ज़रिए सुनाता हूँ। ये फेसबुक पर मेरे एक दोस्त हिमांशु ने भेजी है चिट्ठी। इसमें ये एक मलयाली की चिट्ठी है। इनका कहना है कि सत्ता में बैठी कुछ कट्टरपंथी रूढ़िवादी ताकतों, इनका सीधा स्पष्ट मतलब आरएसएस बीजेपी से है, ताकतों को मलयाली लोगों का विरोध करने से पहले समझने की ज़रूरत है कि हम लोग क्यों अखंड भारत या जो उत्तर भारत की जो मान्यताएं हैं उनको चुनौती देते हैं। हम लोग क्यों देते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। हम केरल के लोग गाय को अपनी माँ मानकर नहीं पूजते हैं। हमारे मंदिरों में आपको अक्सर बैल ही दिखेंगे। हमारे लिए हरिद्वार और अयोध्या का ज़्यादा मतलब नहीं है, हमारे लिए सबरीमाला और गुरुवायूर कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं। हमारे मुख्य त्यौहार ओणम और विशु हैं, ना कि होली और दिवाली। हम होली, करवा चौथ, भाई दूज और राखी नहीं मनाते हैं। क्रिसमस और ईद हमारे जीवन का हिस्सा हैं। केरल के कुछ लोग अपनी इच्छा से शाकाहारी हैं, कुछ थोपा नहीं जाता उन पर। हम में से लगभग सभी बीफ, चिकन और मटन खाते हैं। उत्तर भारत के लोग गाय की पूजा करते हैं, इसलिए हमसे उम्मीद की जाए कि हम बीफ छोड़ दें, उम्मीद ना की जाए। भैंस का मीट भारत में कहीं भी बैन नहीं है। इसकी योजना दिल्ली में बनाई गई थी और हिंदू सेना के माध्यम से हर जगह लागू की गई। मलयालम हमारी भाषा है, हम मलयाली हैं, हमारे लिए हिंदुत्व के कोई मायने नहीं है।
इस्लाम और ईसाई धर्म ने यहाँ बहुत ही शांतिपूर्व तरीके से जन्म लिया था और आज वो हमारी बहुसांस्कृतिक मल्टीकल्चरल समाज का हिस्सा है। हमारे केरल में मंदिर, मस्जिद, चर्च एक दूसरे के बहुत करीब सालों साल शांति से खड़े हैं। मुगल शासकों और उनके हमलों की रुलाने वाली कहानियों को, ध्यान से सुनिए, मुगल शासकों और उनके हमलों की रुलाने वाली कहानियों को आप अपने उत्तर भारत तक ही सीमित रखिए। 629 एडी में बनी सबसे पुरानी मस्जिद केरल में ही स्थित है। 2000 से ज़्यादा वर्षों से हमारे यहूदियों, अरब, चीनी और कई दक्षिण पूर्व एशियाई साम्राज्यों के साथ व्यापार संबंध थे। हमने डच फौज को भी हराया था कोलाचल में। ट्रावनकोर और कोच्चि ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, ये स्वतंत्र रियासतें थीं। भारतीय आज़ादी से पहले ट्रावनकोर के त्रिवेंद्रम में अपनी चुनी हुई जनता की विधानसभा भी थी। आरएसएस और उनके दूसरे सहयोगियों को पता होना चाहिए कि हम उनके हिंदुत्व के एजेंडे के सामने नहीं झुकने वाले हैं। हम भारतीय संघ में शामिल हुए हैं। हमारी अपने संविधान में आस्था है। हम इसलिए शामिल हुए क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष संघीय गणराज्य है। हम कभी भी किसी हिंदू राष्ट्र का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक देशभक्त मलयाली। उम्मीद करते हैं प्रधान सेवक और उनके जो बाकी सहयोगी हैं, जिसमें रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल है जो केरल होकर आए हैं, वो इस बात को समझेंगे। आज से कुछ सालों बाद, 15-20 सालों बाद, जब आज के बच्चे देश की कमान संभाल रहे होंगे, वोटर होंगे, जब वो आज के दौर पर जो इस वक्त चल रहा है, आज के दौर पर निगाह डालेंगे, तो वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि जिस तरह के समय से हम गुजर रहे हैं, विपक्ष जो हमारा है वो बुरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। वो है ही नहीं जैसे। लोगों को परेशानियां हो रही हैं डीमोनेटाइजेशन की वजह से, लोग परेशान हो रहे हैं जीएसटी की वजह से, सड़कों पर लिंचिंग होती है, लेकिन विपक्ष कहीं नहीं दिखाई दिया नेतृत्व देने के लिए। तो इस दौर को जब देखा जाएगा 15-20 साल बाद, तो तब के लोगों को शर्मिंदगी होगी। मैं आपको एक इंटरव्यू के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाता हूँ जो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने दिया है। वैसे सिर्फ कांग्रेस पर ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पर फोकस ज़्यादा है क्योंकि उसने इतने साल राज भी किया है और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी वो है। मैं बीएसपी की भी बात कर रहा हूँ, कहाँ है बीएसपी। मैं सीपीएम की भी बात कर रहा हूँ, सीपीएम कहाँ है। लेफ्ट की बाकी पार्टियाँ कहाँ हैं। मैं समाजवादी पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, वो कहाँ है। बाकी जो पार्टियाँ एनडीए में शामिल हैं या भी हुई हैं, जैसे नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, उनके लिए मैं बात नहीं करता, वो तो एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जो बीजेपी के साथ नहीं है वो कहाँ है। जयराम रमेश ने पीटीआई को एक इंटरव्यू में कहा है, यस द कांग्रेस पार्टी इज फेसिंग ए वेरी सीरियस क्राइसिस। हाँ, कांग्रेस पार्टी एक गंभीर संकट से गुजर रही है। कांग्रेस had faced electoral crisis from 1996 to 2004 when it was out of power. एक चुनाव से जुड़ा हुआ संकट कांग्रेस ने झेला था सन 1996 से लेकर 2004 तक, जब वो सत्ता से बाहर थी। पार्टी ने एक बार फिर सन 77, उससे पहले चुनाव से जुड़ा हुआ संकट झेला था जब कांग्रेस को उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन आज मैं ये कहूँगा, बट टुडे आई वुड से दैट द कांग्रेस इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इट्स नॉट एन इलेक्टोरल क्राइसिस, द पार्टी रियली इज इन डीप क्राइसिस। लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि आज पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट है, वजूद की लड़ाई है कि ये बचेगी भी या नहीं बचेगी। ये कोई चुनाव से जुड़ा संकट नहीं है, बहुत भयंकर संकट है। ये जयराम रमेश का कहना है। We have to understand we are up against Mr. Modi, Mr. Shah, and they think differently, they act differently, and if we are not flexible in our approach, we will become irrelevant, frankly. हमें समझना होगा कि हमारे सामने जिनसे हमारा मुकाबला है वो मिस्टर मोदी हैं और मिस्टर अमित शाह हैं। उनकी सोच अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, और अगर हम फ्लेक्सिबल ना हुए, लचीले ना हुए अपनी अप्रोच में, तो हम इररिलेवेंट हो जाएंगे, अप्रासंगिक हो जाएंगे, हमारे होने के कोई मानी नहीं रहेंगे। ओल्ड स्लोगन्स डोंट वर्क, ओल्ड फॉर्मूलाज डोंट वर्क, ओल्ड मंत्रास डोंट वर्क। इंडिया हैज़ चेंज्ड, द कांग्रेस पार्टी हैज़ टू चेंज। पुराने नारे काम नहीं आ रहे, पुराने फॉर्मूला भी काम नहीं कर रहे, पुराने मंत्र जो थे चुनाव जीतने के या वैसे, वो भी काम नहीं कर रहे।
भारत बदल चुका है और कांग्रेस को भी बदलना होगा, ये कहना है जयराम रमेश का। आई थॉट इट विल हैपन इन 2015, इट डिडंट हैपन। मैंने सोचा था कि ऐसा 2015 में हो जाएगा, कांग्रेस खुद को बदल लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई थॉट इट विल हैपन इन 2016, मैंने सोचा कि 2016 में ऐसा होगा, नहीं हुआ। सो आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। आई फील इट मे हैपन बिफोर द एंड ऑफ 2017। मुझे लगता है कि शायद 2017 के अंत से पहले हो जाए। ये जब पूछा गया जयराम रमेश से कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में ऐसा कौन है जो मोदी को चुनौती दे सकता है, तो जयराम रमेश का कहना था, आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट इट इज़ द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस दैट विल ओवरकम मोदी, नॉट सम इंडिविजुअल मैजिक वांड। मैंने हमेशा ये माना है कि जो सामूहिक ताकत है कांग्रेस की, वही नरेंद्र मोदी को हराएगी, वरना किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। जयराम रमेश का इशारा साफ है कि सिर्फ राहुल गांधी पर निर्भर मत रहिए। द सल्टनेट हैज़ गॉन बट वी बिहेव एज इफ़ वी आर सुल्तान्स स्टिल। सल्तनत चली गई हमारी, लेकिन हम अभी भी मानकर चल रहे हैं कि हम ही सुल्तान हैं। सही कह रहे हैं जयराम रमेश। अगर आप कांग्रेसी नेताओं को देखो, किसी में आग है ही नहीं। डीमोनेटाइजेशन हुआ, भारत की पूरी जनता सड़कों पर उतरी, लाइनों में खड़ी रही, नारे लगाए, 250 के करीब लोग मारे गए। कहीं कोई नेता आपको दिखा कांग्रेस का? लोग उतर आए हैं सड़कों पर, नेता नहीं है। ना सिर्फ कांग्रेस का, ना बीएसपी का, ना तृणमूल कांग्रेस का, ना सीपीआई सीपीएम का, कहीं कोई नेता लीडरशिप देने को था ही नहीं। मैंने इसलिए कहा कि 15-20 साल बाद जब मौजूदा दौर को देखा जाएगा तो तब के लोग शर्मिंदगी महसूस करेंगे। आगे कहते हैं, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ गुडविल फॉर द कांग्रेस, a lot of support for the Congress, but people want to see a new Congress. They don't want to see old mantras, old slogans. We must recognize this is a big challenge, huge challenge for us. मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस के लिए लोगों के दिलों में बहुत प्यार है, साख है कांग्रेस की, और काफ़ी समर्थन भी है कांग्रेस का, लेकिन लोग एक नई कांग्रेस देखना चाहते हैं। वो पुराने मंत्र, पुराने नारे नहीं सुनना चाहते। हमें इस बात को मानना होगा। अगेन एक बार फिर जयराम रमेश साफ बता रहे हैं, इशारे में बता रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, सिर्फ इन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, नई कांग्रेस चाहिए। बहरहाल जयपाल रेड्डी जो 2004 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिस्ट थे, रणनीतिकार थे, उनका कहना है कि मौजूदा सरकार जो है वो अपने ही बोझ तले गिर जाएगी। मोदी विल डिफीट हिमसेल्फ in 2019 as everybody despises his dictatorship. नरेंद्र मोदी खुद को ही हरा लेंगे, क्योंकि जो उनकी तानाशाही है लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। बहरहाल ये तो बात होगी कि मोदी खुद को हरा लेंगे, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, विपक्ष कहाँ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये पूछना बहुत ज़रूरी है, वरना 15-20 साल बाद इस दौर को न सिर्फ शर्मिंदगी से देखा जाएगा, बल्कि आज के नेता ऐसी निगाह से देखे जाएंगे कि जिनके पेट भरे हुए थे, their bellies were not on fire, और वो घरों में बैठे रहे, जबकि मुल्क में आम आदमी तंग होता रहा, परेशान होता रहा। जाते जाते आपको एक सूचना दे रहे हैं, द वायर इंग्लिश, उसके बाद द वायर हिंदी के बाद अब हम द वायर उर्दू शुरू करने जा रहे हैं। आपने द वायर इंग्लिश, द वायर हिंदी को सराहा है, हमारी हौसला अफजाई की है, सरपरस्ती की है। अब द वायर उर्दू भी देखिए आप, बहुत जल्दी आने वाला है। इसका डिस्क्रिप्शन हमारे नीचे जो फेसबुक का लिंक है उसमें है, वहाँ जाकर देख लीजिए। नमस्कार। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।